जमाने में इंदिरा गांधी जी ने जनगण मन के लिए तो नेशनल ऑनर एक्ट में कानून बना दिया कि जो अपमान करेगा उसको 3 साल की सजा होगी, खड़े होके गाया जाएगा ना। लेकिन उसमें वंदे मातरम को छोड़ दिया गया क्योंकि ये जो कम्युनिज्म है ना, कम्युनिस्ट है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे, जबकि ये इस देश के फेडरल सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। कभी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कास्ट सेंसस। इनका कहना क्या मतलब है कि ये अलग एक देश की तरह ऑपरेट करे, इनको प्रधानमंत्री भी दिल्ली से कोई भी दखलंदाजी ना कर पाए, ये जो कर देवे बोल देवे पत्थर की लकीर नीचे है। तो ये कोशिश थी कि जो SC/ST का आरक्षण है उसमें एडजस्टमेंट करके मुस्लिम्स को दिया जाए। ये था पूरा फंडा सच्चर साले का। कि कांग्रेस तो कहती है ना ये सराय था, लोग आते गए, काफिला बसता गया, तो इधर काफिले आते गए और काफिला बसता गया, ताकि कार्रवाई की और टोटल 14,000 NGO का लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कास्ट वर्ड ही अपने आप में कितना खतरनाक है भारत के। जब से आया है तब से तकलीफ दी है, 70 साल से कलेश हो रहे हैं और अभी इनको और चाहिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। तो आज का हमारा टॉपिक है राहुल गांधी का नया बुखार, कम्युनिज्म। और ये क्या है? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी बात आपने न्यूज में देखी होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, जो आप भी समझते होंगे, जब एक आदमी कॉलेज से निकल के मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो उससे पहले एक फेज आता है उसके लाइफ में, जब उसको ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब सब करना है। लेकिन एक्सपीरियंस धीरे धीरे उसको सिखा देता है कि एक्चुअली उसको करना क्या है। तो ये जो एक्सपीरियंस आता है ना उसको अपने हार्डवर्क के साथ में, यही मेन कारण है राहुल बाबा के इस परेशानी का। क्योंकि इनके ऊपर शायद जिम्मेदारी आई नहीं, और दूसरा जो क्लॉज है उसमें मेरे को शायद लगाने की जरूरत नहीं है कि उनको फाइनेंशियल कभी भी कोई प्रॉब्लम देखना पड़ा होगा, उनको कभी भी ये देखना पड़ा होगा कि उनकी फैमिली में किसी को कोई चीज़ लेनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, आप वो चीज़ नहीं ले सकते और आपको कितना बुरा लगता है। ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, तो इसीलिए उनको ये क्लैरिटी नहीं, और इसी क्लैरिटी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। अभी लोग कहेंगे ऐसे कैसे आप कह रहे हो, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब गलवान का युद्ध हुआ था तो राहुल बाबा ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि हमारे जो आर्मी है वो बिना हथियारों के वहां पे डंडों के सहारे लड़ रही है, मोदी जी ने उन्हें हथियार तक नहीं दी। तो ये बात करके उन्होंने आर्मी के ऊपर सवाल उठाया और हमारी आर्मी का नाम एक तरीके से खराब हुआ। ये एक एग्जाम्पल था उनकी मैच्योरिटी लेवल दिखाने के, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, रूलिंग पार्टी को घेरने की बात की, लेकिन उनको यही पता नहीं था कि जो लेट राजीव गांधी थे उन्होंने ये एग्रीमेंट पास किया था कि वहां पे दोनों पार्टी, चाइना इंडिया, अकॉर्ड हुआ था कि दोनों की आर्मी वहां पे बिना हथियार के पेट्रोलियम करेगी। जो बॉर्डर एरिया में घूमते हैं उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। तो दोनों जो आर्मी है वहां पे डंडों के साथ ही घूमेगी मैक्सिमम, इससे ऊपर के हथियार अलाउड ही नहीं है। तो ये बात उनको पता होनी चाहिए, और अगर पता है तो भ्रम फैला रहे। लेकिन मेरा सवाल है कांग्रेस से, क्या कांग्रेस में एक भी पार्टी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है जो उनको समझा पाए ये बात बैठा के? पर थोड़ी बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पुश्तैनी उनकी पार्टी है। तो थोड़ा कांग्रेस का माइंडसेट समझ लीजिए। आज जो लोग वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इनका वर्क हिस्ट्री क्या है, इन्होंने क्या किया है पास्ट में, वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस जो है एक तानाशाह पार्टी। कैसे? क्योंकि इनके जो फैसले हैं ना उसमें इनका हित दिखता है।
और देश का अहित दिखता है। और ये खाली मोनार्क केसेस में होता है, जैसे साउथ कोरिया, रशिया, चाइना। लोगों के हित, डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं होता रूलिंग क्लास को। रूलिंग क्लास को सिर्फ अपना दिखता है कि हमारा हित होना चाहिए, चाहे नेशन का अहित क्यों ना हो जाए। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का सीट था वो चाइना को दे दिया नेहरू जी ने। वहाँ नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको इंडिया का बेनिफिट देखना था, लेकिन उन्होंने दूसरे का देखा। ये क्या को इसके बारे में, तो ये एक इंस्टेंस है। आगे चलिए, फिर उन्होंने कैलाश पर्वत का भी महत्व नहीं समझा हिंदू के लिए, जैन के लिए और बुद्धिस्ट के लिए, जो कितना जरूरी तीर्थ स्थान है मानसरोवर इन समुदाय के लिए, इस देश के। उन्होंने वो जाने दिया और ये भी कहा कि वहाँ पे तो घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है नॉर्थ। फिर आगे चलिए, फिर इमरजेंसी की तो मैं क्या ही बात करूँ, है ना, वो बात के लिए अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी जी ने जनगण मन के लिए तो नेशनल ऑनर एक्ट में कानून बना दिया कि जो अपमान करेगा उसको 3 साल की सजा होगी, खड़े होके गाया जाएगा, है ना। लेकिन उसमें वंदे मातरम को छोड़ दिया गया, जबकि कांग्रेस या कांग्रेस के लिखे इतिहास ना माने 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से 47 तक आज तक वंदे मातरम हर भारतीय के खून में। जब कोई क्रांतिकारी मरता फांसी लेता था तो फांसी के तख्ते को चूम के वंदे मातरम ही बोलता था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन उस वक्त जनगण मन नहीं बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे। तो वंदे मातरम की जयघोष में, वंदे मातरम के नारे में हमें आज़ादी मिली, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं। इसके लिए कोई भी उसका अपमान करके आज के डेट में निकल जाता है, क्योंकि कोई कानून नहीं है। और ये किसने किया? ये कांग्रेस थी। फिर नेशन सेकंड, पहले हम। उसके बाद आगे चलिए, ये तो हमने बात कर ली कांग्रेस की, राहुल बाबा की मैच्योरिटी और माइंडसेट की। अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर, राहुल बाबा का नया बुखार, कम्युनिज्म। और ये कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स जो फाउंडर थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, वो कहाँ पैदा हुए थे, क्या करते थे, उनकी लाइफ क्या थी, डिटेल में जानना है तो कोई भी गूगल पे जाके जान सकते हैं। लेकिन मेरा मेन कंसर्न क्या है कि वो इंसान मेरे देश, मेरे संस्कृति, मेरे लोगों के बारे में क्या सोचता था, क्या कहता था, क्योंकि वो फॉरेनर था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की हिस्ट्री के बारे में। ये देखिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो पॉज करके आप पढ़ लेना। जो हाईलाइटेड सेक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ जो हम पूजा पद्धति अपना के रखे हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है या हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसको ये लोग ब्रूटल वर्शिप के, मतलब रेडिकल, हद से ज्यादा। अरे किसी की पूजा कर रहे हैं ना, पेड़ की पूजा कर रहे हैं। चलो आगे, फिर आगे और जो हाईलाइट किया उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंग्लैंड चाहे जितना भी गलत काम कर रहा है इंडिया में, लेकिन एक तरीके से सही है, क्योंकि जो लोग आस्था और धर्म के अफीम के नशे में इतने चूर है कि एक बंदर को, हनुमान नाम के बंदर को भगवान मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होगा। तो मैं ऐसा आदमी जो ये बोल रहा है, इसकी 100 बात सीधा पानी हो जाती है मेरे साथ, जब ये मेरे लिए, मेरे देश के लिए ऐसी बात कर। तो मेरा तो सिंपल यही सवाल है, जो कम्युनिस्ट भी है इंडिया में भी, हर जगह, कम से कम इंडिया की बात करेंगे, पढ़ते कार्ल मार्क्स को, हो बड़ा मैन, क्या रेवोल्यूशन लाया, क्या क्रांति लाई, क्या आइडियोलॉजी है, सबको बांट देंगे पैसे। लेकिन वो ये सब बोल रहा है मेरे देश के लिए, मेरे संस्कृति के लिए, और मैं फिर भी उसको सपोर्ट करूँ। ठीक है, पहले का तो पता नहीं, अभी इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना कि आपको खुद ही शर्म आएगी
क्योंकि ये जो कम्युनिज्म है ना, कम्युनिस्ट है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे। एग्जाम्पल रशिया और चाइना, 20-20 साल से वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। तो और जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो भारत जैसे डेमोक्रेसी कंट्री में आप तो पार्टी बना के उसी आइडियोलॉजी को लेके इलेक्शन लड़ रहे हो। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, आप कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री में डेमोक्रेसी लाके दिखाओ ना पहले, फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में आके पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। नहीं, डेमोक्रेसी में भी रहेंगे और कम्युनिज्म को प्रमोट करेंगे, यहाँ चाइना की वाह वाह करेंगे। तो इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो कम्युनिज्म है ना, इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सारी दुनिया में कई देशों ने अपनाया और बर्बाद भी हुए इसके चक्कर में। और फिर अपना के बाद समझ गए, अपनाने के बाद चेक करके पूरे बर्बाद होके कई देश है कि इसकी जगह तो कूड़ेदान में, तो कूड़े के दान में कम्युनिज्म को फेंक दिया गया। लेकिन आज राहुल बाबा उस कूड़े के दान से वो कम्युनिज्म को निकाल के हमारे देश पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही वांट्स पावर। आगे चलते हैं। तो ये जो मार्क्सिस्ट के, कम्युनिज्म के मानने वाले हैं, मार्क्सिस्ट के भी पता है ना, कार्ल मार्क्स के बच्चे हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप जो अमीरों के लिए घृणा पैदा करना चाहते हैं समाज में, वेल्थ क्रिएशन को आप एक अपराध बनाना चाहते हैं समाज में, इस देश का गला घोटना चाहते हैं, ये आप शायद जाने या शायद अनजाने फॉरेन एजेंडा पे चलते हैं। क्योंकि आज फॉरेन ही चाहेगा ना कि भारत में वेल्थ क्रिएशन बंद हो जाए, भारत का हालत ऐसा हो जाए। तो अमीरी क्या है? अमीरी आपको लगता है कि बस अमीर के पास लूटा हुआ पैसा है। अमीर के पास एक गोनी भर के पैसा है उसके घर में, वो गोनी छीन लो उससे और उस गोनी का आधे से ज्यादा पैसा बांट दो गाँव में, और गाँव में सब अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अमीर है ना, पैसे से अमीर नहीं होता, अपने मेहनत और अपने आइडिया से अमीर होता है। और उसका पैसा आप अगर गरीबों में बांट भी दोगे ना, वो गरीब वो पैसा खर्चा करके फिर गरीब हो जाएंगे, लेकिन वो अमीर है ना, फिर भी अमीर रहेगा, क्योंकि उसके पास वो मेहनत और वो आइडिया रहेगा। तो आपको एज लीडर्स, एज रूलिंग क्लास, आपको प्रमोट करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन, ऐसे इनोवेटिव लोगों को, आइडियाज को, कि जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना प्राइवेट एसोसिएशन और एजेंसीज के मदद से जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ जनरेट करे और देश की इकोनॉमी में सहायता करे। लेकिन आप यहाँ पे इस देश में वेल्थ क्रिएशन को अपराध बनाना चाहते हैं, फिर से हमारी इकोनॉमी को गिराना चाहते हैं। ये नहीं, जिसको समझ में आ रहा है उसको हम समझाएंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि हमको समझ गए आप क्या चाहते हैं। समझ रहे हो? दूसरी चीज, समझ रहे हो? एक और चीज है, समझ रहे हो? मैं न्यूज में भी पढ़ रहा था और जरा एनालिस करके समझा मैंने, और ये बात सबसे अच्छी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है, उनको जाके आप सुनिए, नेशनल स्पोक्स पर्सन। उन्होंने कहा है कि देश में ना, दुनिया में, ग्लोबली रुपये का, यान का, डॉलर्स का वैल्यू गिर रहा है। हर जगह पैसे का वैल्यू नहीं है, वो कागज के टुकड़े रह गए हैं। अभी फिर से दुनिया घूम के ओल्ड बार्टर सिस्टम पे लौट रही है, और यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और ऐसे रिसोर्सेस को पैसे के जगह पे यूज किया जाएगा, या फिर उनकी वैल्यू होगी पैसे की तरह। और वेस्ट ज्यादातर भारत में कोई भी ऐसे रिसोर्सेज है, ऐसे कोई भी गोल्ड, सिल्वर ना रहे एक्सचेंज करने के लिए फ्यूचर में। आज से 20-50 साल आगे की बात कर रहा हूँ, ये 2024 इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे गरीब भी घर रहेगा ना, उसके घर की औरत के पास चाहे 1 ग्राम 2 ग्राम लेकिन सोना रहेगा। हमारे यहाँ सोने की पूजा होती है, दिवाली में सोना लेना एक प्रथा है, पूजा का पार्ट है। ये सब क्यों है? तो इसके लिए हमारे यहाँ पे ये सब है, घर घर में सोना मिलेगा।
फॉरेन में, यूरोप में, वेस्ट में ये आपको इतना ट्रेंड नहीं मिलेगा, सोना हर घर में नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में है। वो वेस्ट को, यूरोप को निकालना है यहाँ से। ये उनके थ्रू ये लोग अभी जो वेल्थ सर्वे करवाएंगे सबके घर से, और तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सही कहा, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इनको सब सोना निकालना है। जो मैंने अभी बात समझाई, थ्योरी समझाई, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने और डिटेल में समझाया, वो सही बात। आज से 20-50 साल के आगे जो होने वाला है उसके चक्कर में वेस्ट ने ये करवाया है, और ये लोग कर रहे, जाने अनजाने उनके झांसे में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं, पैसे लिए, क्या किए, वो मेरे को नहीं जाना है उसमें, क्योंकि मेरे लिए ये सब बहुत छोटी बात है, पैसे ले या ना ले। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ आपको खुद समझनी चाहिए एज इतने बड़े बड़े लीडर्स और एक देश को अगर आप चलाने की बात करते हो। अब बात करते हैं ये बुखार चढ़ा कहाँ से। असल में क्या है, इंडिया अलायंस में जो डीएमके पार्टी है ना, वो यूपीए और उसके पहले से कांग्रेस की पुरानी अलायंस पार्टी रही है। तो उस पार्टी का अभी बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है राहुल बाबा पूरे कांग्रेस के ऊपर। ये पार्टी कौन सी पार्टी है? डीएमके पार्टी। ये एक द्रविडियन पार्टी है जो नॉर्थ साउथ में यकीन रखती है, आर्यन इन्वेजन, माइग्रेशन, पिकनिक, इसमें यकीन रखती है। अब जिनको नहीं पता है क्या है आर्यन इन्वेजन, उनके लिए बताना चाहूँगा इन शॉर्ट कि ये ऐसे लोग जो इसमें विश्वास रखते हैं वो कहते हैं, ये थ्योरी कहती है कि साउथ इंडियन जो काले हैं स्किन कलर से, वो एक्चुअल इंडियन से, वो पहले जम्मू कश्मीर और ऊपर तक सब पूरा इंडिया में वही लोग रहते थे। फिर आज से 3-4 हजार पहले की ये लोग बात करते कि घोड़े खच्चर पे जैसे बाकी के इन्वेडर्स आए, आक्रांता आए, उसके जैसा उस वक्त भी आए ये हिंदू लोग, गोरे, जर्मनी, यूरोप से, और उन लोगों ने इन काले लोग को मार के गुलाम बनाया और अपनी ब्राह्मणिकल सोच, अपना धर्म, अपने भगवान सब थोप दिया इनके ऊपर। तब से यहाँ पे हिंदुज्म शुरू हुआ। उसके पहले तो यहाँ बुद्धिज्म था। तो ऐसी बचकानी बातें लोग बंद करो। देश में सेपरेटिस्ट आइडिया को बढ़ाते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं। साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है। ठीक है, अभी जिनको यही नहीं पता कि हिंदुइज्म पहले आया था कि बुद्धिज्म पहले आया था, उनके साथ कैसे आप डिबेट करोगे? वो तो एजेंडा लेके सीधा हाथ में चल रहे ना बॉस। क्या भाई, बुद्धिज्म पहले आया था, क्या बोले अभी? जबकि तामिल का फॉर्मेशन संस्कृत से हुआ है, शिव जी ने सिखाया है और अभी ये सब धर्म की बातें करेंगे। अरे ये देश का इतिहास है बॉस। अभी तो धर्म के कैटेगरी में इसके लिए डाल दिया अंग्रेजों ने ताकि इसको कोई सच ना माने। एकदम सच है ये। द्वारका डूबी थी, महाभारत हुआ था, रामायण भी हुई थी, राम सेतु है, तो कोई एडम्स ब्रिज नहीं है। लेकिन संस्कृति और राष्ट्र से नफरत करने वाले लोगों के ऊपर आज ये वीडियो है, तो उस पर बात करेंगे। फिर जो पार्टी है, इसके 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो को देख लेते हैं, क्या क्या वादे हैं इनके और क्या क्या इरादे हैं। तो ये कहते हैं स्टेट एटोनॉमी। क्या है ये? इसका मतलब है कि जो दिल्ली है, सेंटर है, उसका मिनिमम या एकदम ना के बराबर दखलंदाजी होगा स्टेट गवर्नेंस में। जो स्टेट चलाती है सरकार, उसमें थोड़ा भी दखलंदाजी नहीं होगी। ये लोग कोशिश करेंगे ऐसा लॉ बनाए और रूल बनाए। इसी का एक्सटेंशन है आगे जाके, कहते हैं ये कि ये आर्टिकल 356 और आर्टिकल 361 को एबॉलिश करेंगे, खत्म करेंगे। अब ये क्या है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 361? ये गवर्नर को स्पेशल पावर देता है इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेट को संभालने के लिए। राष्ट्रपति शासन एंड ऑल यू नो। तो ये कहते हैं कि ये पावर में आएंगे तो ये लोग इसको हटा देंगे और ऐसा कानून बनाएंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नर को भी जेल में डाल देंगे। अभी नहीं डाल सकते, तभी कानून बनाएंगे कि हमको जरूरत पड़ी तो हम डाल पाए। तो सोचिए, ये इंडिया अलायंस और ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर, जबकि ये इस देश के फेडरल सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। कभी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कास्ट सेंसस, उस पर आगे आऊँगा। और अभी ये फेडरल सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट। अभी देखिए क्या ये जो कह रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट में,
इनका कहना क्या मतलब है कि ये अलग एक देश की तरह ऑपरेट करे, इनको प्रधानमंत्री भी दिल्ली से कोई भी दखलंदाजी ना कर पाए, ये जो कर देवे बोल देवे पत्थर की लकीर। तो ये है इनका हाल। मैं इनको समझाना चाहूँगा, और जो इनके भ्रम में आ जाते हैं, देखिए ये एक फेडरल सिस्टम जो इस दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले दूसरे नंबर के देश को चलाने के लिए बनाई गई है और चलाती है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं, मैं समझ सकता हूँ। नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड इसके लिए बनाया गया है ना, ताकि जो पावर है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, इधर उधर रहे, ताकि दिल्ली पूरा फैसला अकेले ना ले पाए और ना स्टेट पूरा फैसला अकेले ले पाए। जो भी फैसला हो आपसी सहमति से, डेमोक्रेसी से हो, किसी एक की ना चले। तो इस फेडरल सिस्टम को जो चैलेंज करते हैं, जो कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो इस फेडरल सिस्टम को हटा देंगे, इनको हम चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं मान सकते। बाकी मैं अपने दर्शकों के विवेक पे छोड़ूंगा, आगे चलते हैं। आगे और भी तारीफें इनकी। आगे इन्होंने कहा है कि जो रुका हुआ सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। अब क्या है ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट? राम सेतु से रिलेटेड है। जिनको डिटेल्स चाहिए वो अभी अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी राम सेतु, वो देख सकते हैं, उनको आइडिया मिल जाएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ इन शॉर्ट। राम सेतु तो सबको पता है, उसके बीच में ये लोग तोड़ेंगे उसको, पूरा भी तोड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ताकि वहां से बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं कार्गो के वो सब पास हो पाए। पहले अभी क्या होता है, वो शिप से ना श्रीलंका से घूम के उनको जाना पड़ता है, तो यहाँ से जाएंगे, कुछ टोल पानी पैसा मिलेगा चिल्लर को, तो उस चक्कर में लोग राम सेतु को तोड़ेंगे। उसको बोलते हैं सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। इतना अच्छे से बोला ना, लेकिन कितना खतरनाक काम है, लेकिन ये बोल रहे हम करवाएंगे। तो आप सोचिए कि जो रूलिंग क्लास, जो रूलिंग पार्टी, अब डीएमके तो 1967 से पार्टी पावर में 50 साल से, अब कांग्रेस तो कांग्रेस है। इनको ये इनकी संवेदना है इस देश के राष्ट्र गौरव और इतिहास को लेकर। राम सेतु को तोड़ दो, ये सम्मान छोड़ो, उसकी रखवाली भी नहीं कर सकते। फिर आगे इन्होंने वादा किया है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हटा देंगे। अब देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ये वो बहुत सारी चीजों में आम लोगों में भी सहमति नहीं बन पाती। हर आदमी के लिए धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जॉब चाहिए। अब 60 साल तो उनको वो पार्टी ने जॉब नहीं दिया जिनकी वकालत आज वो कर रहे, लेकिन फिर भी जॉब चाहिए। लेकिन फिर भी एक पॉइंट है जिसमें हर एक भारतीय है ना कहीं सहमत होगा, इत्तेफाक रखेगा मेरी इस बात कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है ना बॉस, वो नहीं चली या फिर एक्सपायर हो गई, दम तोड़ दिया उसने। A square plus B square, I don't know what I have to do with this in my life। तो इसको चेंज करना जरूरी है ताकि हम अडेप्ट कर पाए डायनासोर की तरह। हम अडेप्ट नहीं कर पाए तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम नहीं चाहते हम एक्सटिंक्ट हो। तो हमको नई एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जिसमें महत्वपूर्ण विषय जैसे कि सोशलिज्म, फाइनेंशियल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में डाली जाए या कुछ तो किया जाए बेसिकली। लेकिन 60-70 साल में इतना कुछ देखा नहीं हमने। आज एक पार्टी ने आके कोशिश की है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि चलो ये 100% कोशिश अच्छी है, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बिल इशू नहीं है, स्किल इशू है। बिल तो है उनका, उन्होंने कुछ तो किया है। ये तो बोल रहे आके हटा देंगे, तो अभी तो हम हटने नहीं देंगे। लेकिन ये इनका वादा है कि आ गए तो हटा देंगे। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला लेकिन हटा देंगे? ये कहते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी और संस्कृत को थोपा जा रहा है। साउथ में हिंदी और संस्कृत को थोपा जा रहा है।
अब मेरे को सिंपल सवाल का जवाब दे दो भाई, कि भारत में हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, क्या जर्मन और फ्रेंच पढ़ाएंगे? तो ये थे इनके वादे। अब मैं बताता हूँ इरादे। क्या है इनके इरादे? माइनॉरिटी वेलफेयर, कितना अच्छा वर्ड है। लेकिन मैं बताता हूँ इसके आड़ में क्या क्या है, क्या क्या करता है और क्या है इनके इरादे। CAA, इसका मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ये क्या कहता है? ये कहता है 2014 तक जितने भी लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आ चुके हैं, स्पेसिफिकली हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड माइनॉरिटीज इन दोज कंट्रीज आ चुके, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब ये बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अब यहाँ पे लोग डिबेट करने आ जाएंगे कि इसमें मुस्लिम्स को क्यों नहीं रखा गया, और यही तो सब विरोध है, मुस्लिम्स को क्यों नहीं रखा गया, यही विरोध है। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि CAA लागू नहीं होने देंगे। CAA क्या है? अब ये लोग जो डिबेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक पीड़ित समुदाय आपको समझाए कि क्या हो रहा है उनके साथ 70 साल से। इट्स लाइक आस्किंग अ रेप विक्टिम टू प्रूफ दैट रेप हुआ है आपके साथ, आप प्रूफ करो। ठीक है, प्रूफ तो हो जाएगा, लेकिन आपकी संवेदना, आपकी इंसानियत दिखाते हैं। तो ये CAA को लागू होने नहीं देंगे, ये इनका माइनॉरिटी वेलफेयर। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन है उसको लागू करके माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन ऑल इंडिया लेवल पे लागू करेंगे। अब मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। देखिए, सच्चर कमेटी और एक दो कमेटी इन्होंने ऐसी बनाई दिखाने के लिए कि हम किसी का उद्धार करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। लेकिन क्या खुद इन्होंने सच्चर कमेटी कभी लागू की? नहीं। आ चुकी थी कब की सच्चर कमेटी, उसके बाद भी पावर में थे, नहीं लागू की। लेकिन सच्चर कमेटी को आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक कोशिश थी तुष्टीकरण को कानून बनाने की। कैसे बताता हूँ। जो पहले तो सच्चर कमेटी का इसके लिए खंडन करना चाहिए कि इन्होंने गरीबी का जो पैमाना रखा, मेजरमेंट रखा, वो SC ST रखा। मतलब भाई ये बाय डिफॉल्ट गरीबी थी, और गरीबी यहाँ से शुरू होती। ठीक है, SC ST है, गरीब है, और गरीब SC ST तो गरीब ही रहेगा। तो SC ST को डिक्लेयर कर दिया गरीब, और मुस्लिम्स को घोर गरीब, कि SC ST से भी नीचे है। तो ये कोशिश थी कि जो SC ST का आरक्षण है उसमें एडजस्टमेंट करके मुस्लिम्स को दिया गया। ये था पूरा फंडा सच्चर कमेटी का। SC ST का उसको काट के माइनॉरिटीज को दे दिया जाएगा। अगर सच्चर कमेटी लागू हुई तो इनको आरक्षण मिल रहा है, उनके आरक्षण में से काट के आरक्षण दिया जाएगा। ये भी बात समझ लीजिए। तो ये लोग ऑल इंडिया लेवल पे लागू करने की बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ जो सुन रहे कम से कम उन लोगों को, कि देखिए आज के डेट में अगर आप कहीं पे जाइए और जात की बात कीजिए कि मैं फल्ला हूँ, तू फल्ला है, तो आपको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाएगा, आपको पिछड़ा माना जाएगा, आपको एजुकेटेड तो माना ही नहीं जाएगा, और आपकी राय तो मानी नहीं जाएगी। एक नॉर्मल आदमी से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन जब आप खुद इतने बड़े लीडर होके अपने लोगों को इस चश्मे से देख रहे हो कि अच्छा तू दलित है, अच्छा तू क्रिश्चियन है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तो आप लोगों को क्या सिखाओगे बॉस? पहले खुद आप सबको एक नज़र से देखना सीखो, फिर लोगों को सिखाना। लेकिन उनको और प्रोग्रेसिव माना जाता है जब वो लोग ऐसी घोर कम्युनल बातें करते हैं, उसको सेकुलर बोला जाता है। लोगों को काटने की बात करते हैं कास्ट में, तो वो बहुत अच्छी बात है, एजुकेटेड आदमी अच्छी बात कर रहा है। अरे बॉस, इस देश का प्रधान या सिद्धांत रहा है कर्म प्रधान।
नॉट धर्म प्रधान। यहाँ पे लोग इसको बनाने के चक्कर में पड़े कि धर्म प्रधान। वी वॉन्ट द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, नॉट द बेस्ट कास्ट फॉर द जॉब। तो कर्म प्रधान। आगे चलिए, देखिए मोदी जी और बीजेपी कई काम ऐसे है ना जो करके छोड़ देती है। उनको पब्लिसिटी नहीं चाहिए रहती है या फिर उनको जरूरी नहीं लगता है, लेकिन ऐसे कामों को कांग्रेस हाईलाइट करती है और फंसाने की कोशिश तो बीजेपी को करती है, लेकिन फंस खुद जाती है। वो गाना है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, वैसा समझाता हूँ कैसे। जब 2014 में मोदी जी पावर में आए, उन्होंने इंक्वायरी बैठाई फॉरेन फंडिंग के ऊपर, जो एनजीओस को होती है, प्राइवेट एजेंसीज को होती है, क्योंकि अमाउंट पता है आपको, 100 करोड़, 50 करोड़ आता है। और सबसे मजे की बात है कि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये भी नहीं दे पाते ऐसे एनजीओ हैं मार्केट में, और ये चलते आ रहा था 70 साल से। कि कांग्रेस तो कहती है ना ये सराय था, लोग आते गए, काफिला बसता गया, तो इधर काफिले आते गए और काफिला बसता गया, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। तो इसके ऊपर मोदी जी ने इंक्वायरी बैठा के कार्रवाई की और टोटल 14,000 एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हुआ, क्योंकि ऐसी अननोन इलीगल फॉरेन फंडिंग से कन्वर्जन, एंटी नेशनल एक्टिविटीज ही होती है। इसका गलत ही यूज होता है, गलत पैसे का गलत ही यूज होता है, अगर नहीं तो सही तरीके से आता। लेकिन ये कहते हैं कि अगर ये पावर में आ गए तो ये इस इलीगल फॉरेन फंडिंग को फिर स्टार्ट कर देंगे, वो 14,000 एनजीओ को फिर से उनका लाइसेंस दे देंगे। ये इनका वादा है और इरादा भी। आगे इन्होंने कहा है कि ये यूसीसी का विरोध करते हैं, यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। यूसीसी पे पूरा वीडियो बना चुका हूँ, बड़े बड़े नेता हमारे देश के लाइक डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड मैनी मोर क्या कह चुके इसके ऊपर, कितना ज़रूरी है देश के लिए, इसको संविधान में रखा गया है। आप इसमें कुछ चेंजेस की नहीं बात कर रहे, आप डायरेक्ट अपोजिंग यूसीसी की ही बात कर रहे हैं। तो आप लोग खुद ही एक्सपोज करते हो खुद को, हम लोग क्या ज़्यादा मेहनत करें। सिंपल सी बात है, जिसको यूसीसी चाहिए, सबके लिए एक कानून चाहिए, पूरे देश में इक्वालिटी चाहिए, वो यूसीसी के साथ है। और जिसको देश में इक्वालिटी नहीं चाहिए, कास्ट रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी चाहिए, वो ऑपोजिट यूसीसी का विरोध करेगा। चलेगा, डेमोक्रेसी है, कर सकते हो। डिक्टेटरशिप नहीं आई है, कर सकते। और आखिरी जो इन्होंने वादा किया है वो है कास्ट सेंसस। कास्ट अपने आप में जो वर्ड है वो भारत का है नहीं, वो एक पोर्चुगीज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें, और जो एक्चुअली अंग्रेजों ने कास्ट जो कॉन्सेप्ट दिया था हमारे वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इसके लिए ये तो बैठता ही नहीं हमारे ऊपर। क्योंकि जो कास्ट का डेफिनेशन उन्होंने दिया था अंग्रेजों ने, वो जाके अगर आप पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो जिसकी नाक बड़ी वो तेली, जिसका कान बड़ा वो नाई, जिसका रंग काला वो शूद्र एंड ऑल। और इसी को रेसिज्म कहा जाता है, जिसको ये ब्लैक लाइव्स मैटर रेवोल्यूशन के टाइम ही पूरे दुनिया ने बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया और भर्सना की है यूरोप की, फॉरेनर्स की, इंग्लिश मैंस की, एंग्लो इंग्लिश स्पीकिंग एम्पायर की, कि आपने जो ये रेसिज्म दुनिया के साथ किया है बहुत गलत किया है। आज वो खुद भी कंडेम करते हैं अपने एंसिस्टर्स को, और इधर ये आ जाते हैं वो घोर रेसिज्म लेके इस देश में सबको बांटने। और यहाँ पे कोई कास्ट का सिस्टम ही नहीं था, वर्ण थे। आपके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से आपको जस्टिफाई नहीं किया गया था, आपके काम के हिसाब से किया गया था। लेकिन मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कास्ट वर्ड ही अपने आप में कितना खतरनाक है भारत के।
जब से आया है तब से तकलीफ दी है, 70 साल से कलेश हो रहे हैं, और अभी इनको और चाहिए, इनको और कलेश चाहिए। अभी जैसे मैंने समझा, कोई भी पढ़ा लिखा सही आदमी रहेगा तो क्या बोलेगा, जात पात की धर्म की बात कम करेगा, प्रोग्रेसिव समाज की बात करेगा। यहाँ आप लोग ही शुरू हो जाते हो, तो समझ में आता है कि आप लोग के क्या इरादे हैं। आप अच्छे काम को भी गलत इरादे से करो तो वो काम भी गलत हो जाता है। इसके लिए कास्ट सेंसस बहुत खतरनाक है देश के लिए। आई डोंट सपोर्ट इट, और मुझे नहीं लगता कोई भी देश को अपनी माँ मानने वाला सच्चा राष्ट्रवादी जो होगा वो चाहेगा कि देश में कास्ट सेंसस जैसी चीज़ के ऊपर पैसा टाइम वेस्ट हो। तो ये थे इनके वादे और इनके इरादे। ये सारी बातें मैंने बताई क्योंकि ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अभी नया लेके 2024 में राहुल बाबा उतरे हैं, ये देश के लिए कितना घातक है। बाकी आखिरी में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो ये माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिक्स करते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करके पॉलिटिक्स करते हैं, वो अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बात अपने आप में ये साबित कर देती है कि उनका सबसे कोई लेना देना नहीं है। उनका या तो अपने पर्सनल गेन से मतलब है, या अपनी जो पर्सनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उससे उनका मतलब है। लेकिन ये देश 140 करोड़ लोगों का है, पूरा यूरोप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े दिल और बड़े दिमाग वाले आदमी की जरूरत है, और आप ऐसी बात करोगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसी बात करने के बाद जो पार्टी दूसरी तरफ कह रही है सबका साथ सबका विकास, उसको आप कहते हो फासिस्ट है, कम्युनल है। तो ये पछने वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी अच्छे वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बी सेफ, वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।